नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे बंगाल बेहाल, जिम्मेदार कौन। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तो लगभग खत्म हो गए हैं, लेकिन अब उसके बाद कोरोना का कहर जारी है और उसके साथ ही उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन और विभिन्न पार्टियों के नेता लोगों के निशाने पर हैं। लोगों का सीधा आरोप है कि राज्य में चुनाव की वजह से ही ये तमाम परेशानियां आई हैं और सबसे बड़ी बात, तेजी से फैल रहा है ये कोरोना। आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हो सकते हैं। 26 फरवरी को बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राज्य में रोजाना मामले 75 गुना बढ़ चुके हैं। चुनाव के बाद कोरोना के मामले किस कदर बेकाबू हुए हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 27 मार्च को बंगाल में 16,403 नए मामले सामने आए, जबकि 26 फरवरी को यह महज 216 ही थे। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट में भी भारी उछाल आया। यह दर 1% से बढ़कर अब 30% पहुंच गई है। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गई है। अभी राज्य में 10,615 एक्टिव केस हैं। 26 फरवरी को यह संख्या सिर्फ 3,343 ही थी। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मामला है कि कोरोना मामलों में बढ़ोतरी होने के पीछे की वजह जो है वो चुनाव के कारण लोगों की भीड़ इकट्ठा होना बता चुके हैं। बंगाल में बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव आयोग की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। बीते सप्ताह की बात करें तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उसे संवैधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों की याद दिलाई थी और उसके बाद अब मद्रास हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। अदालती रवैये की वजह से ही आयोग ने रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर पाबंदी लगाई और उसके बाद अब 2 मई को विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी लगी है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एक बार फिर देश में फैले कोरोना वायरस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। ममता ने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी और चुनाव आयोग की वजह से ही कोरोना वायरस फैला है। सीएम ममता ने यह भी ऐलान किया है कि वो चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाने के लिए अपील करेंगे। ममता ने यह भी कहा है कि तमिलनाडु और केरल में एक चरण में चुनाव हुए थे, तो पश्चिम बंगाल में राज्य के लोगों को मारने के लिए 8 चरणों में चुनाव क्यों कराए गए। देखिए, गौर करने वाली बात तो है कि वाकई में जहां एक दिन में चुनाव हो सकते थे, दूसरे स्टेट्स में हुए हैं, तो पश्चिम बंगाल में भी हो सकता था। लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान हुआ और 8 चरणों में मतदान होने के बाद जो रोड शो, जो परिवर्तन यात्रा, जो प्रचार प्रसार हमने देखा, उसमें काफी भीड़ थी। और आज स्थिति देखे बंगाल की तो 1 लाख मरीज हो चुके हैं, बल्कि उससे ऊपर ही कहा जाएगा। इतना ग्राफ कैसे बढ़ गया, यह बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, और इस पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवीन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नवीन जी आपसे करना चाहती हूं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि दूसरे स्टेट्स में एक चरण में मतदान हो गया था, आप 8 चरणों में मतदान कराने की क्या जरूरत थी? ये जो कोरोना वायरस का ग्राफ बंगाल में बढ़ा है या इतनी लाखों के संख्या में मरीज आ रहे हैं, इसका कोई जिम्मेदार नहीं, मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग है। बिल्कुल, उन्होंने ठीक कहा है कि इस चरण में चुनाव हो सकता था, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से तृणमूल कांग्रेस की गुंडावाहिनी, ममता बंदोपाध्याय, पुलिस प्रशासन जिस ढंग से संविधान के ऊपर कुटाघात पिछले 5-10 सालों से कर रहे थे और संविधान को जिस ढंग से खतरे में डाल रहे थे, हिंदीभाषी बांग्ला भाषियों में, हिंदू और मुसलमान में जिस ढंग से एक तुष्टीकरण की राजनीति करके समाज को ये तोड़ रहे थे, और जिस ढंग से इतना चुनाव आया कि सख्ती के बाद भी 3-4 हत्या का हो जाना, तृणमूल कांग्रेस की गुंडा वाहिनी की तरह बूथ पे जरूर कब्जा करने का प्रयास, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में इससे बड़ा निंदा का विषय कुछ हो ही नहीं सकता है। रहा कोरोना का, बिल्कुल पूरा देश इस बात के लिए दुखी है, हम लोग बंगाल में दुखी है। ममता बनर्जी को और उनके सरकार को, उनके अफसरों को ये लग गया है कि 2 तारीख को इनकी विदाई हो रही है, अब भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। ममता बनर्जी के एक भी मंत्री, एक भी एमएलए, एक भी सांसद और खुद ममता बनर्जी कोई भी कोरोना के रोकथाम के लिए कोई भी उपाय ना तो करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं। कलकत्ता की कोई भी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल ले, जिला की कोई भी सदर हॉस्पिटल ले ले, तमाम हॉस्पिटल में डॉक्टर हाथ से हाथ रख के बैठे हैं। डॉक्टरों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। जो केंद्र सरकार की वैक्सीन वगैरह है और केंद्र सरकार की जो एजेंसी जो पश्चिम बंगाल में काम कर रही है, वही केवल काम कर रही है। मुख्यमंत्री इस राज्य को पहले 10 साल से बदनाम कर रही है। कोरोना जैसे महामारी में इतनी गंदी राजनीति, इतनी षड्यंत्रकारी राजनीति, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अपोजिशन, ममता बनर्जी और लेफ्ट फ्रंट हो या कांग्रेस के लोग हो, इनका जो षड्यंत्रकारी राजनीति पश्चिम बंगाल में चल रहा है,
ये निंदा का विषय नहीं है, ये मानवता के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। और पश्चिम बंगाल की आम जनता इन पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी माफ करने वाली नहीं है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते, अपने राजनीतिक परिवेश को अपने स्वार्थ पर बदलने के लिए इन लोगों ने कोरोना जैसे महामारी को भी इन लोगों ने नजदीकरण करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, हमारे तमाम जो एजेंसीज हैं, जो भी हमारी केंद्रीय संस्था पश्चिम बंगाल में काम, चित्रंजन कैंसर हॉस्पिटल है, चित्रंजन कैंसर हॉस्पिटल 2 है, हमारी ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट है, सारे हॉस्पिटल्स में सेंट्रल एजेंसी लगी हुई है। चाहे हमारा वैक्सीन देने का मामला हो, कोरोना में के जरूरतमंदों को ऑक्सीजन देने का मामला हो, लेकिन राज्य सरकार के तमाम हॉस्पिटल, आप अपने मीडिया के माध्यम से, आप लोग का बहुत बड़ा असला भी नेटवर्क है, सारे मीडिया आप लोग जुड़े, आप लोग खबरें यहाँ चले, पूरी बंगाल त्राहिमाम हो चुकी है। और ये जबरन कोई इनके पास काम नहीं है, चुनाव हार रहे हैं तो इनकी एक नई नौटंकी शब्द कहा जा सकता है। इन्होंने शुरुआत किया कि प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार है, तो मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदार है। अरे कोरोना काल में कोई जिम्मेदार नहीं है, पूरी दुनिया इस महामारी में फंसी हुई है। प्रधानमंत्री, हम तो चाहते हैं कि देश की कांग्रेस की जो लीडरशिप है, चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, देश के उनके दूसरे जो मुख्यमंत्री राजा अमरिंदर सिंह जी हो, महाराष्ट्र में उनके पचीदे मुख्यमंत्री उनके हैं उद्धव ठाकरे जी, तमाम लोग देश के सरकार के साथ मिलकर के अपने राज्य में काम करें। पश्चिम बंगाल में तो 8 दिन में चुनाव कारण बता रही ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी को दिख नहीं रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोरोना अगर कहीं खराब स्थिति में है तो वो पंजाब और महाराष्ट्र में है। हम लोग खुद दुखी है। देखिए, कोई भी 130 करोड़ नागरिक में अगर कोरोना का शिकार होकर के मृत्यु होती है तो हमारे भाई बहन है, हमारे परिवार के लोग हैं, हम हर देशवासी सब लोग दुखी हैं। लेकिन ममता बंदोपाध्याय जैसे राजनेता इस कोरोना काल को जो के लिए सरकारी राजनीति कर रहे हैं, ये देश नहीं माफ करेगा, पश्चिम बंगाल की जनता माफ नहीं करेगी। और ममता बनर्जी का जो कार्य, उनके पार्टी के लोगों का जो ये हाथ उठाने का कार्य है, हाथ एकदम खड़ा कर दिया है क्योंकि उनके विदाई का समय अब सामने है। इसलिए चलिए वापस आती हूँ नवीन जी आपके पास। ठीक, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम पांडे जी, सवाल ये है कि जो भी ग्राफ बढ़ रहा है कोरोना का, देखिए महामारी है और महामारी पूरे देश में है, हम क्यों एक जगह की बात करें। लेकिन अब जो बातें निकल कर आ रही हैं इस इलेक्शन के बाद वो ये भी है कि ममता बनर्जी का ये साफ तौर पर मानना है कि एक चरण में चुनाव हो सकते थे, दूसरे स्टेट्स में हुए हैं, लगातार इसको क्यों 8 चरणों में किया गया, और जितना ज्यादा प्रचार हुआ है उतना ज्यादा लोगों की भीड़ आई है। फरवरी में जहां 3000 के करीब महज आंकड़ा था, वो सीधे आज 10,000 12,000 पे पहुंच गया, लाखों की संख्या में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थितियां बिगड़ी हैं और लोगों ने भी इन तमाम चीजों को लेकर जो प्रतिक्रिया दी है उनमें साफ तौर पर माना है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के चलते ही बंगाल में स्थितियां बिगड़ी हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीत रही है ना, बनने दो देश को शमशान घाट, जलने दो लाखों लाशें, उससे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? उनका तो चुनाव जीतना ही मुख्य उद्देश्य है। इनको शर्म नहीं आती है? भाई चुनाव आयोग क्या है? प्रधानमंत्री की मुट्ठी में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, किसी की क्या औकात है कि प्रधानमंत्री के बगैर पूछे वो 8 चरणों में उसको बंगाल के चुनाव को कर दे? क्या बंगाल में जो गुंडागर्दी है यूपी से ज्यादा है क्या? यूपी बिहार में नंबर 1 है, जब वहां 1 चरण और 2 चरण में चुनाव हो सकता है तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है? और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को शर्म नहीं आती है कि 2-4 दिन पहले 27 अप्रैल को वहां लास्ट वोटिंग हुई है और उसके पहले आप वहां चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हो, लाखों की भीड़ इकट्ठा करते हो, फिर दिल्ली पहुंचते हो, दिल्ली को आप संबोधित करते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, मास्क लगाइए, फिर दूसरे दिन फिर बंगाल में पहुंचते हो, लाखों लोगों की आप भीड़ को संबोधित करते हो, फिर दिल्ली आते हो कि मास्क लगाइए। पूरा मतलब पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने फरवरी में क्या कहा था कि मैंने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है, मैंने देश से कोरोना को खत्म कर दिया है और मैं आज पूरी दुनिया के 150 देशों की मदद कर रहा हूं। यह प्रधानमंत्री जी ने अभी फरवरी में बोला था। आज क्या हाल हो रहा है इनका? ट्रंप का प्रचार करने गए थे और भीख मांग रहे हैं ये बाइडेन से, पाकिस्तान के सामने ये ऑक्सीजन के लिए हाथ फैला रहे हैं। आज पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं ये ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की, और अभी 2 महीने पहले ही, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, कहते थे कि मैं पूरी दुनिया की मदद कर रहा हूं। हमें शर्म आनी चाहिए। जो ऑक्सीजन जो वातावरण में अवेलेबल रहती है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने साल भर पहले कहा था कि मैं 162 प्लांट लगा रहा हूं हिंदुस्तान के अंदर, 1 प्लांट नहीं लगा। अभी फिर कल परसों इन्होंने कहा है कि मैं 500 प्लांट लगाऊंगा। अरे 500 प्लांट जब लगाओगे तब तक तो पता नहीं कितनी लाशें बिक चुकी होंगी। हर समय प्रधानमंत्री मोदी जी को राजनीति दिखती है। और मैं आपको
इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा सुदेश न्यूज को कि आज आपने पहली बार हिम्मत की कि प्रधानमंत्री को खटखड़े किया। आज कोई मीडिया, कोई अखबार या तो सिस्टम को जिम्मेदार ठहराता है, या चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराता है, या सुप्रीम कोर्ट को, या मीडिया को, लेकिन आपने पहली बार प्रधानमंत्री के ऊपर डिबेट रखी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरी समस्या की कोई जड़ है तो मोदी जी की जो चुनाव जीतने की भूख है, जो उनकी हिटलर शाही है। आज इतने हालात बिगड़ चुके हैं, आज भी ये देश के विपक्ष के नेताओं से बात नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय सरकार बचाने से बग रहे हैं, देश की जनता को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, डेली वो झूठ बोल रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के हालात क्या है? मध्य प्रदेश के हालात बंगाल से भी बदतर हो रहे हैं। ग्वालियर में कल ही 5 ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से लोग मरे हैं। ऐसा कोई शहर मध्य प्रदेश का नहीं है जहां ऑक्सीजन की कमी से लोग न मर रहे हो। और शिवराज सिंह जी डेली झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने साल भर पहले 200 मीट्रिक टन के प्लांट के उद्घाटन की घोषणा की। ठीक है राम पांडे जी, आपको बीच में रोक रही हूं मैं, क्योंकि हम चर्चा बंगाल की कर रहे हैं तो हम बंगाल पर ही रहेंगे। वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, बंगाल की बात करें, बंगाल बेहाल है, और बेहाल तो देखिए पूरा देश ही है, लेकिन बंगाल में लगातार जो ग्राफ बढ़ा है, जो एक्टिव केसेस बढ़े हैं, पॉजिटिवों की संख्या बढ़ी है, उससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों पर सवालिया निशान लगे हैं, चाहे चुनाव आयोग हो। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया है। ममता बनर्जी को खुद ये लगता है एक चरण में तमाम चीजें हो सकती थी, लेकिन फिर भी 8 चरणों में हुआ। और सबसे बड़ी बात, वो इसके लिए प्रधानमंत्री और जो चुनाव आयोग है उसको दोषी ठहरा रही है। यहां तक कि उनका तो ये भी प्लान है कि आगे वो जाकर इसके लिए एक याचिका भी दे देंगी कि अपने अच्छे से और ईमानदारी से संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग काम करे। राखी जी, मुझसे सवाल है आपका। जी बिल्कुल, जी गौरव जी, आप ही से। राखी जी, अगर इस देश में कोरोना को लेकर हुई मौतों को लेकर और कोरोना संक्रमण फैलने को लेकर अगर किसी अन्य देश में न्याय कोर्ट में अगर प्रकरण चलाया जाए तो भारत देश की संवैधानिक, राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था को फांसी देना पड़ेगी। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों में चुनावों को लेकर जो भूमिका निभाई है, सवाल 1 चरण और सवाल 8 चरण के चुनाव कराने का नहीं है। सवाल है कि चुनाव आयोग चुनाव कराने के पूर्व राज्य से और केंद्र से हालात का जायजा लेता है और उसके बाद चुनाव कराने की तारीखें घोषित करता है। आखिर किन परिस्थितियों में ये चुनाव हो गए? जिस देश में फरवरी माह में लॉकडाउन लग जाना चाहिए था, उस देश में अप्रैल तक लॉकडाउन बड़ी मुश्किल से लग पाया है। और पश्चिम बंगाल में तो अभी भी नहीं लगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब कल आखिरी डेट है जब चुनाव का अंतिम चरण हो जाएगा, उसके बाद लॉकडाउन लगने की बात आएगी। आपके सामने उदाहरण है, दमोह उपचुनाव में वोटिंग होती रही, कोरोना के पेशेंट आते रहे, लेकिन चुनाव को स्थगित नहीं किया गया। आखिर किन परिस्थितियों में ये चुनाव कराए जाते हैं? चुनाव आयोग की क्या कोई भूमिका नहीं थी? चुनाव आयोग को क्या प्रशासनिक मशीनरी ने कोई जानकारी नहीं दी? चुनाव आयोग को राजनीतिक व्यवस्था के तहत क्या जानकारियां नहीं दी गई? और क्या चुनाव आयोग के ऊपर किसी तरीके का नियंत्रण रखने वाली कोर्ट भी फेल हो गई? ये लापरवाही सिर्फ एक व्यक्ति की या एक राजनीतिक दल की नहीं है, ये पूरी की पूरी भ्रष्ट व्यवस्था की है, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था भी शामिल है, न्यायिक व्यवस्था भी शामिल है और संवैधानिक व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। बिल्कुल गौरव जी, एक बात और, बार बार हमने, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, बंगाल की बात हो, कहीं भी चुनाव होते हैं, क्यों बार बार चुनाव आयोग पर सवालिया निशान लगते हैं? बहुत बार ये आरोप लगा है कि सरकार, जो जिसकी भी सरकार होती है उसके अधीन होता है, उसी के हिसाब से वो काम करता है, सबको सब पता होता है, सब कुछ उनके हाथ में होता है। राम पांडे जी ने भी बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सब कुछ है और उनके अकॉर्डिंग ही सब चला है। हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, हम दमोह इलेक्शन की बात कर लें, हालांकि उपचुनाव हो चुके हैं, उसके लिए भी यही बात आई थी कि चाहते तो हो सकता था, लेकिन चुनाव आयोग किसके अधीन होता है? तो बार बार एक तरफ बात है अधीन होता है, एक तरफ बात है निष्पक्ष बनाने के लिए, एक तरफ बात आती है कि नहीं निष्पक्ष ही है। क्या तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, वाकई ऐसा इस पर यकीन करना है संभव कि हाँ निष्पक्ष है, या हो सकता है बात करके कुछ बदलाव? राखी जी देखिए, स्वाभाविक तौर पर और संवैधानिक तौर पर चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है। चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए सक्षम है, उसके पास सारे अधिकार हैं, उसे चुनाव कराना चाहिए। लेकिन ये गलती चुनाव आयोग की इसलिए है कि चुनाव आयोग जो प्रशासनिक नियंत्रण रखता है,
जो चुनाव आयोग को प्रशासनिक जानकारियां आना चाहिए थी वो नहीं आई, जो राजनीतिक जानकारियां आना चाहिए थी वो नहीं आई। ऐसी परिस्थिति में, और हर राजनीतिक दल, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें कांग्रेस भी शामिल है, इसमें तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है, इसमें समाजवादी पार्टी शामिल है, इसमें कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल है। आज इन परिस्थिति, जब इन बातों की जांच कि देश में कोरोना संक्रमण फैल सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में विपक्ष ने चुनाव को लेकर कार्य करने की बात क्यों नहीं की? बिल्कुल तो ठीक है। सत्ता पक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव को रोकने की मांग नहीं की। जनता पार्टी भी दोषी है इसमें, अन्य राजनीतिक, और सबसे बड़ी चीज है एक व्यवस्था, जो एक राजनीतिक व्यवस्था का दायित्व संविधान के प्रति जो इग्नोरेंस किया है, जो अनदेखापन किया है, इसमें कोरोना संक्रमण के 2 लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद भी सबको छुपा रही है। बिल्कुल ठीक। चलिए वापस आती हूँ गौरव जी आपके पास। नवीन मिश्रा जी लगातार जुड़े हुए। नवीन जी, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, बस अब स्थिति ये है कि बंगाल बेहाल है और अब बेहाल से अच्छे हाल में आने के लिए क्या करना होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये आरोप प्रत्यारोप से, देखिए हम बार बार कहते हैं महामारी पर सियासत ना हो, लेकिन फिर भी होगी क्योंकि सवाल उठना लाजमी है। अब एक बात और देखिए निकल कर आई गौरव जी की तरफ से कि स्थगित भी तो हो सकते थे, करवाए ही क्यों इन स्थितियों में? ऐसा तो नहीं है कि जब ये चुनाव की डेट आई या स्टार्टिंग हुई तब वहां पर ऐसा कोई आंकड़ा नहीं था या कोरोना बिल्कुल नहीं था। कोरोना तो शुरू से ही हुआ। देखिए ना, ये सबसे बहुत बड़ी अच्छी बात गौरव जी ने कही है। बिल्कुल फिर से बातों को बड़ा स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग ने हर स्टेट के मुखिया, उनके चीफ मिनिस्टर से, उनको होम सेक्रेटरी और उनके चीफ सेक्रेटरी से पहले रिपोर्ट लेता है इलेक्शन डिक्लेयर करने से पहले। इनके तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से उनकी मीटिंग हुई है, कुछ मीटिंग हुई है चुनाव आयोग की। पश्चिम बंगाल का कोई भी जिला कलेक्टर या कोई भी एसपी या उनमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर के लोग कभी भी किसी ने कुछ का विरोध नहीं किया और न ही उनको सही जानकारी, अगर कुछ ऐसा कुछ जानकारी दिया। राज्य सरकार क्योंकि अब जाने वाली है, मुख्यमंत्री हताश है और इन्होंने कोरोना में पूरी अपनी व्यवस्था को ही चौपट कर दिया है पश्चिम बंगाल में। हम तो केंद्र सरकार के आपके चैनल के माध्यम से भी और हम लोग अपने केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि अब इलेक्शन की जो अंतिम चरण कल है, 2 तारीख को रिजल्ट आने वाली है। पश्चिम बंगाल में सरकार इनकी जानी है और केंद्र सरकार अपने पहले नागरिकों की सुरक्षा पश्चिम बंगाल में करे। मुख्यमंत्री ने हाथ खड़ा कर लिया है। इनके तमाम सरकार के जो सरकारी अधिकारी हैं, ये मुख्यमंत्री के प्रेशर में और इनके राज्य के जो संबंधित विभाग है उनके प्रेशर में इन लोगों ने पूरा हाथ खड़ा कर दिया और जनता बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। ऑक्सीजन नहीं, हॉस्पिटल में बेड नहीं, डॉक्टर की समझ व्यवस्था नहीं, लोग एम्बुलेंस में घूम रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग लगे हुए वो लोग कहीं कहीं टेंट लगा के लोग इलाज करवा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये चुनाव के अंतिम फेज तक जो स्थिति बनी है इसके लिए तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है, ममता बनर्जी जिम्मेदार है, इस राज्य के होम सेक्रेटरी, इस राज्य के डीजीपी और इस राज्य के चीफ सेक्रेटरी इसके लिए जिम्मेदार है। इन्होंने चुनाव आयोग को सही जानकारी ही नहीं दी और अब जानकारी मिली है तो अंतिम स्टेज में है। केंद्र सरकार काफी करने में लगी हुई है और कांग्रेस के प्रवक्ता पांडे जी बोल रहे थे, देखिए कांग्रेस की अस्तित्व पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, इनके लीडरशिप को कोई पूछने वाला नहीं है, सोचने वाले, इनके पास केवल एक तरफा एक ही कार्यक्रम है, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में बोलना। इनको अपने चारित्रिक दृष्टिकोण से इनके अपने बारे में सही जानकारी नहीं है कि इनके नेताओं ने कितना बड़ा इसके देश के साथ धोखा किया है, इस देश के साथ कितना बड़ा बेईमानी किया है। आज यही देश के लोग समझ गए हैं कि ये कितने बड़े बेईमान हैं और कितने बड़े धोखेबाज हैं। तो आज इस देश में अपने पार्टी के झंडा को बचाने के लिए इनके पास समय नहीं। ये सबसे बड़ी बात कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अपने लीडरशिप को करने के लिए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र में है, जो उद्धव ठाकरे वहां का मुख्यमंत्री है। हर मंथली बेसिस में एनसीपी के प्रमुख को और सोनिया गांधी को उस राज्य के मुख्यमंत्री को पैसा चाहिए। पैसे की राजनीति करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, लेकिन कोरोना को रोकने के लिए ना तो सोनिया गांधी आगे है, न राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है, न तो एनसीपी के शरद पवार। इस राज्य के अंदर गृह मंत्री पुलिस कमिश्नर से 100 करोड़ रुपया मंथली कलेक्शन के लिए बोले। उस राज्य की सरकार और तमाम जो पार्टी सरकार चला रही है इसके बारे में देश की जनता बढ़िया से समझ चुकी है। इसलिए कांग्रेसी प्रवक्ता क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता न तो केयर करता है और न इस पे हम ध्यान देते हैं। लेकिन क्योंकि अपोजिशन का मामला है, संवैधानिक चीज है, हम तमाम पार्टियों के चाहते हैं कि केंद्र सरकार से मिलकर करीब कोरोना की इस महामारी को रोके। ये सबसे बड़ी बात, कितने बेशर्म पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है और एक पार्टी के लीडर है जिनकी बेशर्मी की हद हो गई है। आज के समय में पूरी हिंदुस्तान की जनता इनको देख रही है। लोग कराए जा रहे हैं, पंजाब में लोग मर रहे हैं, मध्य प्रदेश में मर रहे हैं, इनकी सरकार है। अपनी सरकार के मुख्यमंत्री को इनकी चिंता नहीं है, लेकिन अगर कोई अगल बगल पड़ोसी राष्ट्र अगर इस समय में हमारी मदद करता है तो इनको बड़ी चिंता लग गई कि हमको ऑक्सीजन थाईलैंड दे रहा है, फ्रांस हमको किट दे रहा है, हम भी मदद
चलिए राम पांडे जी अपनी बात रखिएगा। जी नवीन मिश्रा जी सही कह रहे हैं, गलती तो हमारी है ना हेलो, कि हमने एक नकारा और निकम्मा प्रधानमंत्री चुना है, जिसके कारण आज पूरा मैं देश राम पांडे जी को शमशान सुन नहीं घाट पा बना रहा हूँ। हुआ है। ये प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने ये कहा था कि कब्रिस्तान देश में ज्यादा है, शमशान ज्यादा होना चाहिए। आज पूरे देश को शमशान बना दिया है। ये प्रधानमंत्री के शब्द है, ये प्रधानमंत्री की सोच है। और नवीन मिश्रा जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए यहाँ ज्यादा केसेस आ रहे हैं मरने के। इनको इतना ज्ञान नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज मध्य प्रदेश की हालत पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है। और पूरे देश में किसी भी प्रदेश की हालत खराब हो, किसी भी शहर की हालत खराब हो, किसी भी गांव की हालत खराब हो, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार होते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने फरवरी में यह कहा था कि मैंने अपने देश में कोरोना को खत्म कर दिया है, तब इन्होंने राज्य को क्रेडिट क्यों? पूरे हिंदुस्तान में पंजाब और महाराष्ट्र से कोरोना फैली है सेकंड स्पेल में। इसकी रिकॉर्ड देखे पांडे जी, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और पंजाब में पूरे हिंदुस्तान में, जब तुम पूरे हिंदुस्तान में आपके सबसे ज्यादा फेलियर होता है। तुम्हारे मुंह चलाने के कारण देश बर्बाद हुआ है। ये मुंह की बकवास बंद करो, तुम पूरी डिबेट खराब करते हो मिश्रा जी। हमेशा कोई काम नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है। बवासीर लेकर आते हो, जनता जो है मुंह बंद करो। पता नहीं कारण है कि जनता गंदगी भरी हुई है, मानसिकता का व्यक्ति समझता है। जनता उगलने की जरूरत नहीं है, तमाम बड़ी पड़ी हुई है। पूरे मानसिकता का लोग समझता है। शमशान घाट बना हुआ है, पूरा टीम के लोग हैं। नवीन आप मिश्रा चाइना के एजेंट हैं इस देश में, आप चाइना के एजेंट, राहुल गांधी चाइना का एजेंट है। यही कारण है कि इस देश में आपके मानसिकता के लोग हैं। आप राहुल गांधी जैसे लोग चाइना के दलाल हैं, दलाल इस देश में। सोनिया गांधी एजेंट है इस देश में, बकवास कर रहा है। सोनिया गांधी इस देश में एजेंट है, राहुल गांधी चाइना के एजेंट है। तेरे को तमीज नहीं है, अकल नहीं है तुझे बात करने की। पांडे जी तुमको कितना है, तुमको तो पता है। तुम कांग्रेस को सुनाने के लिए बैठे हो। देखिए मैं थोड़ा सा एक निवेदन करूंगी, प्लीज शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ कर करिए, व्यक्तिगत मत होइए, महामारी पर सियासत मत करिए। ये केवल चैनल के माध्यम से जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं। ये चाइना के दलाल बैठे हैं, ये लोग सब सारे। चलिए ठीक है, 1 मिनट मेरा आप दोनों से निवेदन है, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। प्लीज नवीन जी मेरा निवेदन है, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। भरपूर समय मैंने दोनों को दिया है। ये दोबारा बोला था, इसको बंगाल में आके ठोकूंगा, इसका मुंह बंद रहना चाहिए। तुम्हारी औकात मुझे अब मालूम है। मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मुंह बंद रख। देखिए प्लीज शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। आप सब हमारे लिए सम्मानीय है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये। प्लीज आप सारे मेहमान सम्मानीय, प्लीज शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चाइना के दलाली करने वाले और इटली के दलाली करने वाले देश में राष्ट्रवाद की भाषा बैठे हैं। चलिए मैं आप दोनों से ही सवाल नहीं लूंगी। गौरव जी अपनी बात जल्दी से रखिएगा। इस वक्त मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है और क्या कुछ किया जाना चाहिए अब आगे? राखी जी, इस भयावह महामारी के दौर में जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दल के नेता प्रवक्ता एक दूसरे के ऊपर आरोप और दोषारोपण कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर ये ईमानदारी से जो जिन व्यक्तियों ने गलती की है उनकी गलतियों को सामने लाकर उन्हें सजा दिलाने का काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। चलिए समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अक्सर होता है मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, पूरी कोशिश होती है मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन अक्सर क्योंकि राजनीतिक दल हैं, देखिए पक्ष और विपक्ष जब सामने आमने होते हैं तो ऐसा ही होता है। अभी तो इस चर्चा में टीएमसी नहीं थी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। बहरहाल महामारी पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन चर्चा चल रही थी कि बंगाल बेहाल है और जिम्मेदार कौन है, तो इसके लिए बहुत सारी बातें सामने आई हैं। बहुत आसानी से हो सकते थे चुनाव और एक चरणों में भी हो सकते थे, स्थगित भी किया जा सकते थे, पर नहीं हुआ और अब एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। चलिए इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।